Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And the topic that we are going to study today is biomolecules. This is the topic number 16 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. इस टॉपिक का आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। मैं इस वीडियो के साथ ही साथ लाइव प्रेजेंट हूं आपके क्वेरीज और डाउट सॉल्व करने के लिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे लाइव चैट में जाके कमेंट करके बता सकते हो। मैं तुरंत आपको आंसर दे दूंगी। उसके बाद भी यदि स्टिल डाउट रहे वीडियो के बाद भी, और ये वीडियो तो चैनल पे हमेशा रहेगा, तो आप ये वीडियो देख के कभी भी आपको और डाउट आए तो आप मुझे हमारे जो ईमेल आईडी है asiadout04@gmail.com पे भी पूछ सकते हो या नीचे दिए कमेंट बॉक्स में भी। तो ये चैप्टर एक्चुअली इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, बट हम तो भी जो भी वेटेज है उसको तो हमें मार्क्स लाना ही है पूरा, तो उसके लिए हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे। मैं जल्दी से जल्दी ये टॉपिक आपको जल्द से जल्द एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और साथ में याद रखिए कि ये जो टॉपिक है उसमें से सिर्फ हम वही पार्ट कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो पहला पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम में दिखते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुए, प्रोटीन हुए, विटामिन हुए, न्यूक्लिक एसिड हुए। उनमें से कुछ हम देखेंगे। जो है पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन ऐसा है, तो पहले डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और दोज कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है या फिर वो कंपाउंड्स है जो हाइड्रोलिसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, जैसे कि फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट है टेस्ट में, जिन्हें हम शुगर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है CxH2OY, इसलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रेट, तो ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है जिसका फॉर्मूला है CxH2OY। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 क्लास में क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, सेकेंड है ओलिगोसैकेराइड और थर्ड है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स वो शुगर यूनिट्स है या वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलिसिस पे सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक है, हाइड्रोलिसिस पे वो सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन नहीं होंगे, इसलिए वो सिर्फ एक ही यूनिट होते हैं, दैट इज मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हाइड्रोलिसिस पे 2 से 10 मॉलिक्यूल्स के बीच में मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड देंगे। एंड पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलिसिस करने पे मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स, वो थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड देंगे। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन चार्ट है जो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स कहते हैं। ओके, ये ग्रीक वर्ड से आया है। उसमें 3 टाइप्स है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो हाइड्रोलाइज नहीं होते स्मॉलर यूनिट्स में, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ओलिगोसैकेराइड जो 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं हाइड्रोलिसिस पे, जैसे डाइसैकेराइड्स मतलब जो हाइड्रोलिसिस पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड देंगे। ट्राइसैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड देंगे। टेट्रासैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड इज सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। आपको याद रखना होगा, सुक्रोज बना है 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज से, माल्टोज बना है 2 ग्लूकोज से, लैक्टोज बना है 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज से। तो याद रखना जरूरी है।
तो डाइसैकेराइड कौन है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं। ठीक है, ट्राइसैकेराइड जो हाइड्रोलाइसिस पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं, जैसे कि रैफिनोज जो हाइड्रोलाइसिस करने पे एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और एक गैलेक्टोज देगा। नेक्स्ट है टेट्रासैकेराइड जो हाइड्रोलाइसिस करने पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड देंगे। एग्जांपल है स्टैटिनियोज जो हाइड्रोलाइसिस करने पे एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज देगा। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि सुक्रोज क्या देगा हाइड्रोलाइसिस पे, या सुक्रोज किससे बना है, माल्टोज किससे बना है, लैक्टोज किससे बना है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स को जनरली ग्लाइकोज कहते हैं। ठीक है, वो मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उन्हें अल्डोज कहते हैं, और जिनमें कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसे कीटोज कहेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए वो अल्डोज है, और फ्रुक्टोज में कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है इसलिए वो कीटोज है। फर्दर आपको ये अल्डोज और कीटोज के आगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लगाना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए हुआ अल्डोहेक्सोज। अल्डो मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन है। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज में आप दे सकते हो इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें कीटोन ग्रुप है इसलिए हुआ कीटोहेक्सोज। कीटो मतलब कीटोन है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाला कीटोन। अब प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज देखते हैं। तो ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है 2 मेथड से, एक है फ्रॉम सुक्रोज और एक है स्टार्च। तो सुक्रोज आपको पता है जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना हुआ एक डाइसैकेराइड है। तो जब भी आप सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये HCl हो सकता है या H2SO4 हो सकता है। ठीक है, तो आप एक एसिड लोगे और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिलेगा, और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को इथेनॉल से ट्रीट करके आप सेपरेट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च एक्चुअली है पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मतलब इसके स्टार्च का जो मोनोमर है वो ग्लूकोज ही है। तो स्टार्च को जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, एट टेम्परेचर 393 केल्विन और 2 से 3 एटमॉस्फेयर के बीच में, तब आपको n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड 1 लाइन या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 है। ये कहां से कंफर्म होता है? ये कंफर्म होता है उसके एलिमेंटल कॉम्पोजिशन से और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज जो है उसके पास 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, ऐसा कोई रिएक्शन लिखिए जो कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो आपको ये रिएक्शन लिखना है। तो यदि आप ग्लूकोज को ट्रीट करो HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तब आपको मिलता है N-हेक्सेन। N-हेक्सेन ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज स्ट्रेट चेन था, और हेक्सेन ये कंफर्म करता है कि वो 6 नंबर का स्ट्रेट चेन कंपाउंड था। तो ग्लूकोज 6 नंबर के कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन कंपाउंड था, इसलिए वो HI से ट्रीट करने के बाद आपको N-हेक्सेन दे रहा है। सेकेंड है ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन 1 कार्बोनिल ग्रुप। यदि एग्जाम में कहा जाए ऐसा रिएक्शन लिखो जिससे प्रूफ हो जाए कि ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो आपको यह रिएक्शन लिखना है। तो ग्लूकोज को यदि आप ट्रीट करो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो आप ग्लूकोज को किसके साथ ट्रीट कर रहे हो? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तब आपको मिलता है ऑक्साइन। ठीक है, ऑक्साइन फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, यदि ग्लूकोज को आप ट्रीट करो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है साइनोहाइड्रीन। अब साइनोहाइड्रीन भी सिर्फ और सिर्फ जो है कार्बोनिल ग्रुप पे ही मिल सकता है, इसलिए ये दोनों रिएक्शन कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। यदि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछा जाए तो आप ये दोनों में से कोई एक ही रिएक्शन लिखिए। यदि आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाए तो दोनों रिएक्शन लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है, ऐसा पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज में एक जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, ये कौन सा रिएक्शन कंफर्म करता है? ठीक है, तो अब तो पहले तो हमने प्रूफ कर दिया कि उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, बट हमें नहीं पता वो कार्बोनिल एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो अब प्रूफ करना है कि वो एल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज जब रिएक्ट होता है ब्रोमीन वाटर के साथ, दैट इज माइल्ड ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं,
तो जब भी ग्लूकोज ट्रीट होगा ब्रोमीन वाटर के साथ तो वो देगा ग्लूकोनिक एसिड, और ये तभी पॉसिबल है जब एल्डिहाइड ग्रुप हो, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप ही ऑक्सीडेशन पे देता है एसिड। आपको पता होगा कि एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे एसिड देता है, कीटोन नहीं। इसलिए यहाँ पे प्रूफ होता है कि आपके ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कर सकते हो इस रिएक्शन से कि ग्लूकोज जब ट्रीट किया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो वो देता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिल रहा है, मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप है, इसलिए 5 OH ग्रुप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके पेंटा मींस 5 और एसिटेट ग्रुप दे रहे हैं। तो जब भी आपको पता है अल्कोहल और एसिटिक एनहाइड्राइड जब रिएक्ट होते हैं तब वो देते हैं ईस्टर। तो ये एसिटेट मतलब क्या है, ईस्टर। और ये कब पॉसिबल है, जब ग्लूकोज के पास 5 OH हो तभी वो पेंटा एसिटेट दे सकता है। इसलिए प्रूफ करता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप है। नेक्स्ट, ग्लूकोज कंटेन 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ग्लूकोज के पास एक CH2OH ग्रुप है, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी 2 रिएक्शन है, एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से आपको कितने रिएक्शन लिखने हो आपने डिसाइड करना है। तो यदि 2 मार्क का क्वेश्चन है तो एक ही रिएक्शन लिखिए, और 3 मार्क का क्वेश्चन है तो दोनों लिखिए, ठीक है। तो यदि आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करो HNO3 के साथ तब आपको सैकरिक एसिड मिलता है, मतलब दोनों भी तरफ CO2H। और यदि ग्लूकोनिक एसिड को भी आप ट्रीट करो HNO3 के साथ तभी भी आपको सैकरिक एसिड मिलता है। मतलब ये प्रूफ कर रहा है कि ग्लूकोज या ग्लूकोनिक एसिड दोनों में एक CH2OH ग्रुप तो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। तो DL कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम एक्चुअली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है। रिलेटिव क्यों, क्योंकि वो किसी के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट किया जाता है कि वो D है कि L है। तो ये स्टडी जो DL सिस्टम का किया गया है वो बेसिकली किया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड के ऊपर। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये है उसके 3 कार्बन। जो बीच वाला कार्बन है उसका OH डिसाइड करता है कि वो ग्लिसरॉल्डिहाइड D है कि L है। यदि OH राइट हैंड साइड पे हो तब O होता है D, यदि ग्लिसरॉल्डिहाइड का OH लेफ्ट हैंड साइड पे हो तब वो होता है L, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का यदि OH सेकंड नंबर के कार्बन का OH राइट साइड पे है तो D और लेफ्ट साइड पे है तो L। उसी से कंपेयर करके आपको बाकी कोई भी कार्बोहाइड्रेट में ये D और L आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में अब तो देखोगे कि बहुत सारे कार्बन है जिसमें OH है, तो हमें कौन से कार्बन को कंसीडर करना है, हमें उस कार्बन को कंसीडर करना है जो CH2OH के नेक्स्ट वाला कार्बन है। तो CH2OH मेरा 6 नंबर का कार्बन है तो मैं 5th वाले कार्बन को कंसीडर करूंगी, ठीक है। यहाँ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कार्बन था, बट यहाँ पे तो है 4। तो कौन से को कंसीडर करूंगी, जो CH2OH का नेक्स्ट वाला कार्बन, जैसे कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 पे यदि OH राइट हैंड साइड पे हो, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में कंपेयर कीजिए तो दोनों में राइट साइड में है तो D, यदि ये OH लेफ्ट साइड में होता तो होता L। इसलिए इसे रिलेटिव कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज को हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड का रिलेट करके फाइंड आउट किया है, इसलिए DL रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज ने बहुत सारे रिएक्शंस करेक्ट दिखाए थे, जिसे इसे लीनियर चेन मतलब ये फिशर प्रोजेक्शन, बट कुछ रिएक्शन से फिशर प्रोजेक्शन दिखाने में कामयाब नहीं था। इससे प्रूफ हो रहा था कि ग्लूकोज लीनियर के अलावा भी दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट है, जो आगे जाके फाइंड आउट हुआ हार्वर्ड स्ट्रक्चर से। तो इसमें क्या है, जो आपको क्या करना है, जो कार्बन नंबर 5 वाला OH है, ठीक है, कार्बन नंबर 5 वाला OH आपके कार्बन नंबर 1 के कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेगा और फिर आपको एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देख सकते हो कार्बन नंबर 5 का OH कार्बन नंबर 1 के कार्बोनिल के साथ रिएक्ट किया है और आपको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। बट यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है कि कार्बन नंबर 1 पे जो अब OH बन रहा है वो राइट हैंड साइड पे हो सकता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे। यदि कार्बन नंबर 1 का OH राइट साइड पे है तो वो अल्फा डी ग्लूकोज है, यदि कार्बन नंबर 1 का OH लेफ्ट साइड पे है तो बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये है हार्वर्ड स्ट्रक्चर, जो ग्लूकोज को एक्चुअली इस तरह से दिखाया जाता है। तो ग्लूकोज यहाँ पे एक्चुअली अब कितने मेंबर का रिंग फॉर्म कर रहा है, यदि आप देखें तो ये हुआ 1, ये 2, ऑक्सीजन 3, करेक्ट। तो एक्चुअली ये 2 नहीं है, एक्चुअली
मैं बताती हूँ। ये 1 है, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो एक्चुअली ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहा है। तो 6 मेंबर रिंग एक्चुअली पायरेन स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनिक का ये पायरेन स्ट्रक्चर है, उसको रिप्रेजेंटेड करता है, इसलिए इसको पायरेनोज कहते हैं। और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसलिए ग्लूकोज पायरेनोज है। तो ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पायरेनोज, तो इसको हार्वर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसको ग्लूकोपायरेनोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पायरेनोज मतलब ये वाला रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 6 मेंबर रिंग। तो यहां देख सकते हो ग्लूकोज पायरेनोज दो टाइप में है। यदि आपका OH अल्फा एंड पे है, मतलब नीचे के साइड है, तो हुआ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। यदि आपका कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर के साइड पे है, दैट इज बीटा साइड पे, तो हुआ बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज एक सेकेंड शुगर है जो एक्चुअली जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये फ्रुक्टोज जो है उसमें भी आपको याद रखना है, उसमें कीटोन ग्रुप्स कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, ठीक है, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। अब इसमें भी जो 5th नंबर का OH है, 5th कार्बन का OH, और रिएक्ट करेगा कार्बन नंबर 2 के कार्बोनिल के साथ और एक रिंग फॉर्म करेगा। अब ये रिंग होता है 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग जो है वो फ्यूरान स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे फ्यूरानोज कहते हैं। और ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, इसलिए फ्रुक्टोज फ्यूरानोज। तो ये है फ्रुक्टोज फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर। तो अब जब आपका कार्बन नंबर 5 का OH रिएक्ट कर रहा है कार्बन नंबर 2 के कार्बोनिल के साथ, तो एक न्यू OH सेंटर बन रहा है। अब वो OH राइट साइड पे हो सकता है या लेफ्ट पे। यदि OH राइट पे है तो है अल्फा डी फ्रुक्टोफायरेनोज, यदि वो लेफ्ट पे है तो है बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अब ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर है, तो हार्वर्ड स्ट्रक्चर में देख सकते हो ये 5 मेंबर रिंग ड्रॉ करना है क्योंकि आप फ्यूरानोज की बात कर रहे हो। यदि आपका OH अल्फा साइड पे है तो वो है अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। और यदि आपका OH कार्बन नंबर 2 का OH यदि ऊपर के साइड है तो है बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स हैं एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। और ये दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट इस डाइसैकेराइड में ईथर ऑक्साइड लिंकेज थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। और इस ईथर ऑक्साइड लिंकेज जिसके थ्रू 2 मोनोसैकेराइड यूनिट लिंक होकर डाइसैकेराइड बनाते हैं उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो पहला एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला आप याद रखिए C12H22O11। वो बना हुआ है एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक अल्फा डी फ्रुक्टोज से, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रुक्टोज से। आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। बट आपको याद रखना है उसमें किस टाइप ऑफ लिंकेज है, उसमें है अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्योंकि एक का जो है बीटा साइड और एक का अल्फा साइड दोनों एक दूसरे से लिंक होता है, इसलिए वो है अल्फा बीटा। अब 1,2 क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का 1 नंबर का कार्बन और फ्रुक्टोज का 2nd नंबर का कार्बन एक दूसरे से लिंक हो रहा है, इसलिए अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थ्रू लिंक्ड है। और सुक्रोज जो है वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसको टॉलेंस रिएजेंट या फेलेंस रिएजेंट उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है माल्टोज, ठीक है। माल्टोज का फॉर्मूला है C12H22O11। ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज बना है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से और इसमें लिंकेज है कार्बन नंबर 1 का एक ग्लूकोज कार्बन नंबर 4 के दूसरे ग्लूकोज से लिंक होता है और अल्फा साइड से मतलब नीचे के साइड से, इसलिए वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज थ्रू लिंक्ड है। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज का फॉर्मूला है C12H22O11। ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि टोलेंस रिएजेंट और फेलेंस रिएजेंट इधर रिएक्टिव है। यह बना हुआ है एक बीटा डी गैलेक्टोज यूनिट से और एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से। तो ग्लूकोज का 1 पोजीशन का कार्बन, ग्लूकोज का 1 पोजीशन का कार्बन और गैलेक्टोज का 4th नंबर का पोजीशन का कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं ऊपर के साइड से, देख सकते हो आप, इसलिए इसे कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थ्रू लैक्टोज जॉइंट है। उसका मोनोमर्स क्या है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन्स का डेफिनेशन क्या है? तो प्रोटीन्स एक्चुअली पॉलीअमाइड स्ट्रक्चर हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है
और उसकी मोनोमर यूनिट्स होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स क्या है? पॉलीअमाइड स्ट्रक्चर विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट और उसके मोनोमर से अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या है? तो अल्फा अमाइनो एसिड्स एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, जिनमें अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स वो एसिड्स है जिनमें अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होता है। मतलब ये सपोज आपका कार्बोनिल ग्रुप है और उसके नेक्स्ट कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है और फिर R। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहोगे अमाइनो एसिड, जहां पे कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और अमाइनो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये कुछ अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर हैं जिन्हें आपको नाम और स्ट्रक्चर के साथ याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, इसका R यदि आप H बना दो तो ग्लाइसिन हो जाएगा और यदि R को आप ये बना दो तो एस्पेराजिन। तो डिपेंड करेगा, आपको ये स्ट्रक्चर लर्न करना पड़ेगा। न्यूट्रल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जिनके R ग्रुप्स न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट है एसिडिक अमाइनो एसिड जिनके R ग्रुप एसिडिक है और नेक्स्ट है बेसिक अमाइनो एसिड जिनके R ग्रुप में बेस है। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स याद रखने की कोशिश करना है विद देयर नेम। नेक्स्ट है ज्यूटर आयन। सो व्हाट इज ज्यूटर आयन? तो अल्फा अमाइनो एसिड्स में एक्चुअली एसिड ग्रुप दैट इज CO2H ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2 ग्रुप दोनों भी प्रेजेंट है। और ये आपको पता है कि ये ग्रुप क्या है? एसिड ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप क्या है? बेसिक ग्रुप है। तो एसिड और बेस दोनों भी एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो एसिड से प्रोटॉन ट्रांसफर होके बेसिक ग्रुप पे आके बैठ जाता है, जिससे सॉल्ट मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाता है और उस मॉलिक्यूल में दोनों भी चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दैट इज डाइपोलर। उस आयन को कहते हैं ज्यूटर आयन। तो आप देख सकते हो ये अमाइनो एसिड है जिसमें CO2H ग्रुप और NH2 दोनों प्रेजेंट है। तो जो CH2H ग्रुप है वो अपना हाइड्रोजन लॉस करेगा और वो NH2 पे जाके बैठ जाएगा। तो ये NH3+ और ये O नेगेटिव बन जाएगा। तो डाइपोलर मतलब दोनों भी चार्ज एक ही मॉलिक्यूल पे है और इसको कहते हैं ज्यूटर आयन। नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। तो वो बॉन्ड जो दो अल्फा अमाइनो एसिड्स को एक प्रोटीन के अंदर कनेक्ट करता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये डाइपेप्टाइड लिंकेज है जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया, जिसमें एनिलीन और ग्लाइसिन पेप्टाइड बॉन्ड तो एक दूसरे से लिंक होने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली लॉस होता है और बाकी मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके, और इस लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, जिससे दो अमाइनो एसिड ज्वाइन होता है। ये डाइपेप्टाइड है क्योंकि दो अमाइनो एसिड ज्वाइन हुए हैं। यदि दो से ज्यादा ज्वाइन होंगे तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बनाता है। आपको याद रखना है लिंकेज बनते वक्त एक होता है CN जहां CO2H फ्री होता है और एक होता है NN मतलब N टर्मिनल जहां NH2 फ्री होता है। C टर्मिनल हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है और N टर्मिनल हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन दो टाइप के हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्पेरिकल शेप में होते हैं और वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में होते हैं और वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जांपल है इंसुलिन, एग एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है केराटिन जो हेयर, नेल, ऊल में प्रेजेंट है, या मायोसिन जो प्रोटीन ऑफ मसल्स है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चार टाइप में है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें से ये तीन स्ट्रक्चर सिलेबस में से निकाल दिया गया है। सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब वो स्ट्रक्चर जिसमें अमाइनो एसिड एक चेन में सिर्फ एक दूसरे से लिंक होते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम बहुत सारे अमाइनो एसिड एक चेन थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड थ्रू एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। आपको याद रखना है C टर्मिनल राइट साइड में लिखिए, लेफ्ट साइड में N टर्मिनल। यदि आपको स्ट्रक्चर याद ना हो तो आप 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन से भी अमाइनो एसिड से एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, बट C टर्मिनल हमेशा राइट में, N टर्मिनल लेफ्ट में। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन का मॉलिक्यूलर शेप बदल दिया जाता है बाय हीटिंग, बट उसमें पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता,
ठीक है, तो वो ऐसा जो डीनेचुरेशन प्रोटीन मतलब ऐसा कुछ हो रहा है प्रोटीन के साथ जिसमें प्रोटीन का मॉलिक्यूलर शेप, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, बट उसमें पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोटीन है और वो एक्चुअली बायो कैटलिस्ट है। तो एंजाइम्स मतलब क्या होता है? बायो कैटलिस्ट, जो आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन को लाते हैं और वो प्रोटीन्स के ही टाइप हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम्स बेसिकली वर्क करते हैं लॉक एंड की मॉडल से। तो एंजाइम का फंक्शनिंग कैसे है? लॉक एंड की मॉडल से। तो यहाँ पे देखिए ये एंजाइम है, एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है, तो हर एक एंजाइम का एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर अलग सा होता है। अब आपका सबस्ट्रेट आके उस एक्टिव साइट पे फिट होगा। आपका सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट पे तभी फिट होगा जब उसका साइज और शेप प्रॉपर हो। यदि उसका साइज और शेप प्रॉपर नहीं होगा तो उस एक्टिव साइट में वो फिट नहीं हो पाएगा। जैसे कोई प्रॉपर की यदि लॉक में नहीं फिट हो रही है, मतलब वो की उस लॉक की है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसे लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। तो सबस्ट्रेट यदि प्रॉपर साइज एंड शेप में है तो एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होगा और वो प्रॉपरली जब फिट हो जाएगा तब बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और अब ये सबस्ट्रेट रिएक्ट होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो एक्टिव साइट छोड़ देगा और ये एंजाइम नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रेडी है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन में या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रॉपर्टीज ले जाने के लिए। तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड जो है एक्चुअली अनब्रांच पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स है न्यूक्लिक एसिड के। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, ब्रांचिंग नहीं करते और वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड मोनोसैकेराइड से बना है, नाइट्रोजन बेस से बना है, फॉस्फेट ग्रुप से। तो तीन चीजों से बना है, ठीक है, मोनोसैकेराइड, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो कौन से मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है? तो डीऑक्सीराइबोज में डी राइबोस न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो ये है डी राइबोस न्यूक्लियोटाइड जो आपके आरएनए में प्रेजेंट है और डीएनए में सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप एब्सेंट है। तो यही वाला शुगर का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, बस सेकंड पोजीशन से आपको OH ग्रुप निकाल देना है। तो उसको बोलोगे आप डीऑक्सी डी राइबोस। तो डीएनए में डीऑक्सी डी राइबोस प्रेजेंट है और आरएनए में डी राइबोस। कौन से बेसिस प्रेजेंट है? तो आरएनए और डीएनए में, तो आरएनए और डीएनए में 5 टोटल बेसिस टाइप प्रेजेंट है। वो 5 दो कैटेगरी के हैं, एक है पिरिमिडिन, एक है प्यूरिन। तो ये पेरेंट स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। अब कौन से बेसिस है? तो पिरिमिडिन में आते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है, पिरिमिडिन में क्या आते हैं? साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। और प्यूरिन में क्या आते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल और गुआनिन ये चारों प्रेजेंट है आरएनए में। तो आरएनए में कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट है? साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन एंड गुआनिन। अब डीएनए में क्या प्रेजेंट है? तो डीएनए में अब ये प्रेजेंट है, दैट इज डीएनए में क्या प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन एंड गुआनिन। तो आरएनए में क्या क्या प्रेजेंट था? आरएनए में प्रेजेंट था साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन। डीएनए में क्या प्रेजेंट है? साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन। तो बेसिकली यू और टी का फर्क है आरएनए डीएनए के स्ट्रक्चर में। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Thank you for being with me in this session. And if you want to join our Telegram group, you can join it by clicking on the link given in the description. And that's all for today. Thank you. Stay